नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शामली से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तो बड़ी खबर शामली से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर लूट हत्या के कई केस दर्ज। दरअसल मामला बाबरी थाना क्षेत्र के काउन सोटा के जंगलों का है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से की गई, जिसमें एक बदमाश जख्मी हुआ, पैर में गोली बदमाश की लगी। तस्वीर देखिए, हालांकि बदमाश से तमंचा बरामद किया गया है। तो सबसे पहले यह तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। बदमाश पर लूट हत्या के कई केस दर्ज। तो बाबरी थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, हालांकि एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे तुरंत पकड़ा गया। बदमाश से तमंचा भी पुलिस की टीम ने बरामद किया है। तो शामली से बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश जख्मी हुआ, बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद तुरंत पुलिस ने इसे पकड़ लिया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की, शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध शिवपाल यादव ने किया है। यशवंत सिन्हा पर मुलायम सिंह के अपमान का हवाला दिया है शिवपाल यादव ने। तो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। लखनऊ से बड़ी खबर, आपको वो पत्र दिखाते हैं जो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखा है। यशवंत सिन्हा पर मुलायम सिंह के अपमान का हवाला दिया है। दरअसल कई साल पुरानी एक पेपर की कटिंग जो सामने आई, जिसमें यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। हालांकि इसे लेकर शिवपाल यादव ने एक पत्र लिखा है अखिलेश यादव को लेकर। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन पर अखिलेश यादव लगातार घिरते जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर शिवपाल यादव ने अखिलेश को एक चिट्ठी लिखी है। समर्थन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। अपनी चिट्ठी में शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के अपमान का हवाला दिया है। दरअसल इन दिनों न्यूज़पेपर का वो आर्टिकल चर्चा में है, जिसपे यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। शिवपाल यादव ने यशवंत सिन्हा के उसी बयान का हवाला दिया है। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर सवाल उठाए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुलायम सिंह के अपमान को लेकर यह सवाल उठाया था कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था और अब शिवपाल यादव ने पत्र अखिलेश यादव को लिखा है और ये कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन दे रही है, उस पर पुनर्विचार अखिलेश यादव जरूर करे। शिवपाल यादव ने यह भी लिखा कि यह मुलायम सिंह यादव का अपमान है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उस पेपर की कटिंग, जिसमें साफ तौर पर हेडिंग आप पढ़िए, जिसमें लिखा है मुलायम इज एन आईएसआई एजेंट। उस वक्त यशवंत सिन्हा ने यह बात कही थी। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला, शिवपाल की चिट्ठी को लेकर बोला हमला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, शिवपाल यादव की चिट्ठी को लेकर अखिलेश पर हमला बोला। दरअसल इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने ही इस पेपर की कटिंग को लेकर ट्वीट किया था और उसमें यह कहा था कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का अपमान किया गया था। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। हालांकि अब शिवपाल यादव ने एक चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखी है, जिस पर उन्होंने कहा है कि पुनर्विचार करें। जिस तरीके से विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा, उसे लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि ये अपमान है मुलायम सिंह यादव का। मैंने ट्वीट केवल इतना किया है कि श्री अखिलेश यादव जी यह बताएं कि जो विपक्ष की ओर से उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, जिनका श्री अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे हैं, उनका एक बयान पिछले दिनों था। तो मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि इससे वो सहमत हैं कि असहमत हैं, केवल मेरा ये सवाल था।
उसको लेकर के श्री शिवपाल सिंह यादव जी, जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं, उनको भी लगा होगा कि यह तो मेरे बड़े भाई का अपमान है, तो उन्होंने भतीजे को पत्र लिखा है, मैंने देखा है, इसलिए मैंने उस पत्र को ट्वीट किया है। इतना ही पर्पज। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की तरफ से हाल ही में एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने सूखे के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं इस मामले में अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि सूखा और बाढ़ प्राकृतिक घटनाएं हैं, जबकि इसके जवाब में समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्रदेश में सूखा पड़ने की वजह सरकार की नाकामी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की, जिसके चलते ये हालात बने हैं। जितने भी पूरे विश्व में कह लीजिए भारत में पुरातन काल से अच्छे काम हुए अखिलेश यादव ने किए, और अगर यदि कोई प्राकृतिक आपदा भी आई तो चूंकि भाजपा सत्ता में इसलिए आई, मुझे लगता है इस तरह के विचारों को जनता भी स्थान नहीं दे रही, और चुनाव दर चुनाव, और खास करके उनके चाचा ने उन्हें परिपक्व कह दिया है, तो ये आप जान ही सकते हैं कि ये बयान किस तरह से बचकाना है। और इस तरह के बयान जारी करके वो, मुझे लगता है कि जो छवि है समाजवादी पार्टी की, और खास करके समाज में एक जो नेता की छवि होती है, उसको भी धूल दूसरित कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो नहरों का, खेत तक का जाने का, पानी पहुंचाने का, बिजली को सस्ता करने का, सरकार का किसानों से संवाद जो स्थापित होना चाहिए था, वो तो हम पिछले कुछ महीनों में हमने कभी देखा नहीं कि सरकार ने कोई हाई लेवल मीटिंग की हो कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या होगा। स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात दी है। विकास का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जनता को समर्पित कर दिया है। एक्सप्रेस वे जहां चित्रकूट से इटावा की दूरी महज 6 घंटे में तय की जाएगी, वहीं दिल्ली और लखनऊ का रास्ता भी अब आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को मिली नई सौगात, बुंदेलखंड के सपनों को मिली नई उड़ान। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को गति देने वाला एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश में तरक्की का आईना है। करीब 2 साल पहले पीएम मोदी ने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, विकास का वो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। विकास की दौड़ में पीछे छूट गए बुंदेलखंड को उन्नति के पंख लगने वाले हैं। पिछड़ेपन का दर्द झेल रहे बुंदेलखंड को अब विकास की नई रफ्तार मिलने वाली है। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। 36 महीने की जगह महज 28 महीने में बनकर तैयार एक्सप्रेसवे पीएम मोदी के सपनों का एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने 29 फरवरी 2020 में चित्रकूट में सपनों के एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और आज पीएम मोदी ने ही इसका उद्घाटन भी किया। एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। खंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करें। रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे है। 4 लेन इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत चित्रकूट के गोंडा गांव से हो रही है और ये औरैया जाकर खत्म होगा। इसके शुरू होने से चित्रकूट से दिल्ली महज 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसकी एक और खासियत यह है कि ये इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।
इस एक्सप्रेसवे का जुड़ना यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी होगा, जिससे लखनऊ से दिल्ली की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। करीब 14,850 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों को फायदा देगा, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, इटावा, जालौन, हमीरपुर और औरैया शामिल है। तकरीबन 996 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 6 पेट्रोल पंप भी खुलेंगे। साथ ही कार, जीप और छोटी गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर सकेंगी। गति पर नियंत्रण के लिए स्पीड मीटर और कैमरे भी लगाए गए हैं। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। एक्सप्रेसवे के बन जाने से एक तरफ जहां कृषि उत्पादों को नया हब मिलेगा, वहीं छोटे किसान और कारोबारी अपना सामान सीधे दूसरी जगहों पर भी पहुंचा सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को नई दिशा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह बुंदेलखंड की पहचान गरीबी, पिछड़ेपन, सूखा के तौर पर होती थी, अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से इसे एक नई पहचान मिली है। यही एक्सप्रेसवे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बुंदेलखंड को देश और दुनिया में अलग पहचान दिलाएगा। वहीं पीएम मोदी ने फ्री वाली पॉलिटिक्स पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बिना मुफ्त वाली राजनीति करने वाले नेताओं को खूब खरी सुनाई। तिलमिलाए केजरीवाल भी थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी पर पलटवार करते नजर आए। पीएम मोदी ने फ्री पॉलिटिक्स पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम ने साफ कहा कि डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही, बल्कि मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दरअसल पीएम का प्रहार उस पार्टी के खिलाफ था जो जनता को मुफ्त की आदत लगा रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। जालौन में पीएम के दिए गए इस भाषण के बाद तुरंत आम आदमी पार्टी के संयोजक ने पलटवार किया। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहां जाकर अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी की बात करते हैं, लेकिन जनता को ये नहीं बताते कि इतनी महंगी फ्री बिजली बांटने के लिए पैसा कहां से लाते हैं। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ के लुलु मॉल में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। 2 युवकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। नमाज पढ़ने को लेकर छिड़ा है बवाल। अब हनुमान चालीसा पढ़ते युवकों का वीडियो वायरल। पोस्टर के नीचे बैठ कर पढ़ा गया हनुमान चालीसा। मॉल की सुरक्षा में बार बार हो रही लापरवाही। मॉल प्रशासन की सुरक्षा बार बार भेदी जा रही। दरअसल इससे पहले नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था लुलु मॉल में। वही लगातार जिस तरीके से हिंदू संगठनों का कहना था कि सुंदरकांड का पाठ होगा, लेकिन उसे स्थगित किया गया। लेकिन अब 2 युवकों का हनुमान चालीसा पढ़ते एक वीडियो सामने आया है।
हालांकि इससे पहले लुलु मॉल प्रबंधन ने कह दिया कि हम कोई भी धार्मिक प्रार्थना यहां नहीं होने देंगे, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जब दो युवक हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। तो नमाज और हनुमान चालीसा वाला ये विवाद आप देख सकते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, पुलिस ने बढ़ाई सक्रियता। लुलु मॉल के अंदर नमाज सुंदरकांड पढ़ने का मामला, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। तो बड़ी खबर लखनऊ से, पुलिस ने सक्रियता बढ़ाई। लखनऊ से बड़ी खबर, जिस तरीके से लुलु मॉल में पहले नमाज पढ़ी गई और अब हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, पुलिस अब ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। हालांकि कोई विवाद न हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बहाल रहे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के विरोध में हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की, शिकायती पत्र सौंपा। शिकायती पत्र में उन्होंने प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है, ऐसे में ये आपराधिक कृत्य है। कंप्लेन हमने ये की है कि मजार जिहाद, स्टेशन पे नमाज जिहाद, अवैध रूप से बने हुए धार्मिक स्थल की आड़ में वहां पर अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी पनाह पाते हैं, वहां पर ऑटो स्टैंड कब्जा करके चलाते हैं, वहां गाड़ी चोरी में पकड़े जाते हैं। इसकी हम प्रथम दृष्टया जांच करेंगे और जो भी जीआरपी के अधिकारिता क्षेत्र की जो भी परिधि में आते हैं उसके स्तर पर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाती है। जो भी एक्टिविटी होती है जो अविधिक है और प्रथम दृष्टया तथ्य जो हमारी जांच में जो तथ्य आएगा, यदि कोई अविधिक कार्रवाई हुई है तो उस मामले को संज्ञान में लेकर के हमारे स्तर पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में 8 साल के नाबालिग छात्र का अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हर्ष का अपहरण उसके स्कूल की कक्षा 10 में पढ़ने वाले 4 नाबालिग लड़कों ने मिलकर किया था। वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, बताया कि नाबालिग आरोपी हर्ष का अपहरण करके उसके घर वालों से पैसे वसूलना चाहते थे। अपहरण की पूरी योजना नाबालिग आरोपियों ने क्राइम शो देखकर तैयार की थी, जिसके बाद बीती 10 जुलाई को आरोपियों ने हर्ष को किडनैप किया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया है। नोएडा में इंटरनेशनल लेवल पर ठगी करने वाले गैंग को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। सेक्टर 59 में कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो करीब आधा दर्जन देशों में लोगों के बैंक में सेधमारी कर रहे थे। जायजा लिया संवाददाता अमित चौधरी ने। यूपी एसटीएफ ने ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो इंटरनेशनल लेवल पर ठगी के कारोबार को अंजाम दिया करते थे। हम तस्वीरें आपको दिखाना है। नोएडा के थाना सेक्टर 58 इलाके में ये लोग तमाम जो 10 लोग हैं ठगी के कारोबार को पिछले काफी दिनों से अंजाम दिया करते थे और अरबों रुपए की ठगी की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। बाकायदा कॉल सेंटर सेक्टर 59 में खोला हुआ था और वहां उस कॉल सेंटर को खोलने के साथ साथ इनके जो बैंक खाते हैं, एसटीएफ ने जब जांच की तो बैंक खातों से 170 करोड़ रुपए बरामद होने की बात अभी तक सामने आई है। इसके अलावा अरबों रुपए की संपत्ति भी इन लोगों द्वारा अर्जित की गई है। ये लोग विदेश में रहने वाले लोगों के लैपटॉप और कंप्यूटर को हैक करने के बाद उनके बैंक खातों में सेंधमारी किया करते थे और इस कारोबार को पिछले काफी समय से लगातार अंजाम दे रहे थे। एसटीएफ को जानकारी मिली, जिसके बाद इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है और अब इनको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है। तमाम जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसटीएफ के अधिकारियों का यह भी कहना है कि इनके अन्य जो साथी हैं या इनके द्वारा जो पैसा कमाया गया है गलत गतिविधियों को लेकर, उस पैसे पहले उस पूरे पैसे को जब्त किया जाएगा और उसके साथ ही साथ उस संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा जो इन्होंने अर्जित किया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अपना आशियाना लोगों का सपना रहता है जिसमें वो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, कर्ज में भी डूब जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें घर का सुख मिल पाता है? नोएडा की तमाम सोसाइटी की यही समस्या है। कहीं छत गिर रही है, कहीं जल जमाव हो रहा है। अब सोसाइटीज में स्ट्रक्चर ऑडिट की मांग भी उठ रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
बेचारे बायर की है यही कहानी, टूटी फूटी दीवारें और बेसमेंट में पानी। नोएडा में अधिकांश सोसाइटीज के बायर्स की यही कहानी है, जो बारिश के मौसम में सामने आ जाती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी के अंदर फ्लैट लेकर लोगों ने ये सोचा था कि वो एक आराम भरी जिंदगी जिएंगे और लाखों रुपए का फ्लैट यहाँ पर खरीदा। हम एक सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, सेक्टर 75 में। तस्वीरों के जरिए पहले इस सोसाइटी की हालत हम आपको दिखा देते हैं। जो जितनी भी यहाँ बाहर की दीवारें हैं, उन दीवारों का प्लास्टर अभी से छूटना शुरू हो गया है। बालकोनी ये छज्जों से लगातार जो सीमेंट के टुकड़े हैं वो टूट कर गिरते हैं। और इसके बेसमेंट की अगर बात की जाए तो जरा सी बरसात होते ही बेसमेंट के अंदर पूरी तरीके से पानी भर जाता है। जो बिल्डिंग है वो उसकी क्वालिटी कैसी है? अगर मैं बताऊं कि बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है, कि 3rd क्लास क्वालिटी है, जो हर समय यहाँ पर कब ये गिर जाए ये हमें महसूस होता है, देखने से ही पता चलता है। घरों के अंदर प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है, बाहर प्लास्टर टूट टूट के गिर रहा है, बालकनी कब नीचे गिर जाए, छज्जा कब नीचे गिर जाए, वो आप इसकी हालत को देख के पता चल ही रहा होगा आपका। नोएडा के अधिकांश अपार्टमेंट में बाहरी दीवारों के गिरते प्लास्टर खतरा बने हुए हैं और बेसमेंट में बीम में आई दरार किसी भी हादसे का कारण बन सकती है। ज्यादातर सोसाइटीज के बेसमेंट में पानी भरा रहता है। सेक्टर 134 की कॉस्मोस सोसाइटी के बेसमेंट में जल निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोगों का यही कहना है कि बरसात के दिनों में पूरी तरीके से यहाँ पर जल भराव होता है और अगर इसी तरीके का जल भराव होता रहा तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, बेसमेंट जो पिलर हैं जिन पर ये इमारत टिकी हुई है, उनको खासा नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं, बारिश में खुले बिजली के पैनल से कभी भी भीगी इमारत में करंट फैल सकता है। बिजली में इसमें पैनल लगे हुए हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बिल्डर की तरफ से हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। पैसे इतने हमसे लिए हैं, पर उसके बाद भी कोई। आखिर बिल्डर्स इन परेशानियों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? जब पैसा पूरा लिया है तो सुविधाओं में कमी क्यों? 62 करोड़ रुपीस उसने नोएडा अथॉरिटी का देना है, 2.5-3 करोड़ रुपए का लीज रेंट ने उसने नोएडा अथॉरिटी को देना है, 15 करोड़ यहाँ का खर्चा, टोटल 77 करोड़ रुपए वो खर्च करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है गोल्फ एवेन्यू 1 की, ये एक तरह की वर्केबल हो जाएगी। इसमें इसके अलावा क्या है कि नोबॉडी नोज के जो इसका जो फाउंडेशन है उसका अब तक रेनी वाटर की वजह से कितना डैमेज हो चुका है वो इसका ऑडिट अभी नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद का मानना है कि अगर अपार्टमेंट के एओए या बिल्डर समाधान नहीं कर पा रहे तो सीधे सांसद से मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं। देखिए, ये चिंता का विषय है और जिनके भी ऐसे हैं वो स्वयं भी अपने जो भी बिल्डर हैं या एओए हैं उनसे संपर्क करें, सरकारी साधनों का इस्तेमाल करें और जहां जहां हमारी एज ए जनप्रतिनिधि के नाते अगर हमारी कहीं जरूरत है, कहीं कोई भी संस्था, एओए या बिल्डर अगर इसमें ध्यान नहीं दे रहा है तो हम लोग भी उसके अंदर अपनी मांग रखेंगे और ये किसी के जीवन को खतरे में डालने का हक किसी को नहीं है। नियम के मुताबिक अगर किसी अपार्टमेंट की स्थिति नाजुक होने या उसके स्ट्रक्चर ऑडिट को लेकर कोई शिकायत आती है तो प्राधिकरण संबंधित बिल्डर या एओए को ऑडिट करने के निर्देश समय समय पर देती रहती है। लेकिन जब खुद प्राधिकरण गंदगी और जलजमाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो तो फिर बायर क्या करे? अब सवाल यही है कि ऐसी सोसाइटियों में कोई हादसा होने से पहले क्या संबंधित विभाग कोई कदम उठा पाते हैं या इसी तरीके से हादसे का इंतजार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।